देखिए सेकंड लॉ जो है वो क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों ही लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बट कंप्यूटिवली बात करें तो इस पे बेस्ड आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा दिखेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, तो पहले मैं एक आपको सर्किट बना करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट ऐसा एक सर्किट है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस मैंने लिए हुए हैं, R1 R2, दो सेल्स मैंने कनेक्ट किए हैं, E1 R1 एंड E2 R2, इनके EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, एंड एक रेजिस्टेंस R यहाँ पर भी कनेक्ट किया हुआ है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिंपली क्या बोल रहा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि बेसिकली देखिए एक मिनट, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है सिंपली देखिएगा, अकॉर्डिंग टू this law in a closed circuit, the algebraic sum of all the EMFs and potential drops across all the resistances will be equal to 0 always। देखिए क्या बोल रहा है ये लॉ, कि आप अगर किसी भी सर्किट के अंदर कोई क्लोज लूप लेंगे तो उस क्लोज लूप के अंदर जितने भी आपको सेल्स दिख रहे हैं उन सबके ईएमएफ्स को आप ऐड कर दीजिए, एल्जेब्रिक सम लीजिए उनका, एंड जितने भी रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं उन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप्स दिख रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंसेस जो दिख रहे हैं, उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, एंड इन सारी चीजों का एल्जेब्रिक सम 0 होने वाला है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं मैथमेटिकली, सिग्मा ऑफ ई प्लस आई करंट किसी आर रेजिस्टेंस में जाता है तो आई इंटू आर इज द ड्रॉप, है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, तो सिग्मा ऑफ ई प्लस सिग्मा ऑफ आई इंटू आर, इन दोनों का सम 0 मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर? दिस इज सिंपली द केवीएल। अब ये इसको इलेबोरेट कर रहा हूं मैं कि कैसे यहाँ पर केवीएल का ये जो रिलेशन है वो कैसे 0 आ रहा है, इसको समझते हैं। तो मैंने आपको इसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है, सर्किट डायग्राम। उस सर्किट डायग्राम के अंदर मैंने कुछ रेजिस्टेंसेस आपको दिखाए हुए हैं, कुछ सेल्स मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। अभी यहाँ पर इस सर्किट के अंदर देखिए मैंने मान लिया कि लेट इस सेल से करंट विड्रॉ हो रही है I1। मैंने क्या माना बेटा, I1 करंट आ रही है। अब I1 करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो होती हुई आई, ओके, ये देखिए I1 करंट आ रही है। इस सेल से करंट जो विड्रॉ हो रही है वो I2 है, मैंने ऐसा मान लिया, यहाँ से I2 करंट आई। अब अगर यहाँ से I2 करंट आ रही तो ये I2 करंट इधर जाएगी, इधर से I1 आ रही, इधर से I2 आ रही है, I1 I2 दोनों कंबाइन होकर के इस तरफ जाएंगी क्या, बताइए। इस तरफ जो यस करंट सर। गई I1 सर प्लस I2 हो गई, एंड यही I1 प्लस I2 करंट इस R में जाएगी, एंड देन ये I1 प्लस I2 करंट यहाँ से लौटेगी, देन ये I1 प्लस I2 करंट यहाँ पर आएगी, एंड देन आपको मैंने ये पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में जब आपको मैंने ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था कि किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट उसके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर भी करेगा। तो इस सेल में I1 करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से गया था, तो इसके नेगेटिव टर्मिनल में I1 करंट ही एंटर करना चाहिए। समझ पा रहे हैं?
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 करंट इस पॉइंट पे जब लौटा था तो उसमें से I1 करंट इधर चला गया, तो रिमेनिंग करंट I2 वो इस तरफ जाएगा। एंड देन आप देख पा रहे हैं कि इस सेल के भी नेगेटिव टर्मिनल में I2 करंट ही एंटर कर रहा है। समझ पा रहे हैं? बताइए। यस सर। अब एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर आपने I1 और I2 की डायरेक्शन कैसे सोच ली? ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पर करंट इधर ना जा रहा हो, बल्कि दूसरी बैटरी ज्यादा पावरफुल हो, करंट इधर जा रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता था डायरेक्शन, या फिर यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इधर हो, ऐसा कुछ भी हो सकता था, है ना? तो मैं उसको क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि बेटा इस केस में हमने जो करंट्स ली हुई हैं I1 और I2, ये मैंने जस्ट यहाँ पर लेट कर रखी है। अगर हम पूरे के पूरे KVL को लगाते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मुझे I1 की वैल्यू पॉजिटिव मिली, तो इट मीन्स कि जो डायरेक्शन हमने ली हुई है I1 की वही एक्चुअल डायरेक्शन है। क्लियर? एंड अगर सॉल्व करने पे मुझे I1 या I2 दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव मिल गई, इट सिंपली मीन्स इनमें से जो नेगेटिव मिली है, लेट I2 मुझे नेगेटिव मिली है, तो I2 की जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ले रखी है, एक्चुअल में उसकी अपोजिट डायरेक्शन थी करंट की। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है? तो इस तरह से मुझे यहाँ पर अभी यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर के बिल्कुल भी कंफर्म नहीं रहना है कि यहाँ पर I1 और I2 की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। मुझे तो यही डायरेक्शन अभी एक्चुअल लग रही है, मैंने ये डायरेक्शन दिखा दी। अब इस सर्किट के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिखा दिए, इन सबको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखिए अब क्या हो रहा है, केवीएल लगाने जा रहा हूँ मैं, केवीएल को लगाने जा रहे हैं। देखिएगा, एक आपको क्लोज सर्किट लेना, आपसे बोला ही गया है कि इन क्लोज सर्किट, तो मैं क्लोज सर्किट लेने जा रहा हूँ। एक ये वाला सर्किट देखिए, ये वाला सर्किट देख पा रहे हैं, ये सर्किट ये क्लोज सर्किट है। तो इस क्लोज सर्किट को मैंने अभी यहाँ पर लूप बोल दिया है, दिस इज लूप 1। तो इन लूप 1, लूप 1 के अंदर मैं सारे के सारे जो सेल आपको दिख रहे हैं उन सब के ईएमएफ का सम लिखने जा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ एक ही सेल दिख रहा है, उसके ईएमएफ का सम मतलब E1, सिंपली यही था। बताइए, ठीक है ना? यस आपको जो सर। रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं लूप 1 के अंदर, कौन कौन से रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको? पहले R1 रेजिस्टेंस दिखा, तो R1 के अक्रॉस ड्रॉप कितने का होगा? ड्रॉप कितने का? तो आप बोलेंगे I1 करंट जा रहा था R1 में, ड्रॉप कितने का हुआ? इतने का, है ना? बताइए, ठीक है? आर आर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है इस सर्किट के अंदर आपको। जब आप इस लूप के अंदर इस सेंस में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? एक पहले R1 रेजिस्टेंस आया, फिर R रेजिस्टेंस आया, R रेजिस्टेंस में करंट जा रही I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू R, इतना ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, प्लस देन आप जब यहाँ से लौट करके आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से तो ऐसे मूव कराते हुए हम आए हैं। देन आपको दिख रहा है इसके बीच में यहाँ पर, जब ये आप पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ही लौट के आएंगे, क्लोज लूप तो यही हुआ, तो आपको R1 रेजिस्टेंस भी एक मिल गया। उस R1 रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट फ्लो हुई है, तो उस R1 रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो हुई है? अगेन I1, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितने I1 का? तो आप बोलेंगे ड्रॉप इसके क्रॉस I1 इंटू R1 नेगेटिव में, ड्रॉप को हम नेगेटिव में यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ऐसा इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे आपको, इक्वेशन मिल गई है कि E1 इक्वल है I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I1 इंटू R1। आप इस इक्वेशन के अंदर बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं कि लेट I1 वाले टर्म्स को मैं कॉमन कर लूं, तो दिस विल बी R1 प्लस R प्लस स्मॉल R1। I2 वाले टर्म को आपको दिख रहा है कि ऐसे लिखा जा सकता है, ये एक इक्वेशन आपको मिली है। अब आप ऐसे ही एक और लूप ले सकते हैं। लेट मैंने इस बार ये वाला लूप ले लिया, मैं इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करके ऐसे ट्रेवर्स करता हुआ लौटूंगा, ठीक है? तो इस सेल के अंदर स्टार्ट करते हैं इन लूप 2। इन लूप 2 किसको बोला है? समझ में आ गया आपको? बताइए, ये वाला लूप, yes sir. ये वाला लूप। तो इस लूप के अंदर मैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ईएमएफ E2
सबसे पहले रेजिस्टेंस R2 आया तो उसके अक्रॉस ड्रॉप I2 करंट जा रहा है, R2 रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितने का होगा, -I2 × R2 प्लस, अब देखिए इस लूप में ही आपको क्या सिर्फ देखना है, अब इसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस आया, सीधे R आया है, तो R में करंट जा रहा था I1 + I2 × R एंड नेगेटिव भी होगा यहाँ पर। देन इसके बाद जब ये करंट से लौट करके आए हैं आप इस पॉइंट पे, देखिए आप जब लौट के आए हैं तो आपको दिख रहा है कि फाइनली आप ये वाला पार्ट कवर करते हुए लौट आए हैं। अब आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे ही पहुंचना है। जब पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचेंगे तो प्लेट्स के बीच में R2 भी मिल गया आपको, अगेन स्मॉल R2, उसके अक्रॉस भी ड्रॉप कितना हो गया, तो I2 × R2 वो भी नेगेटिव है, एंड इन सबका सम 0 होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर E2 इक्वल होगा I2 × R2 प्लस I1 + I2 × R प्लस I2 × स्मॉल R2। आप इसको भी सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लेट I1 वाले टर्म में सारे अलग कर लेता हूँ, तो I1 × R बन रहा है, देन I2 कॉमन है, इन ब्रैकेट R2 प्लस R प्लस स्मॉल R2 है। बताइए ठीक है? ओके, यस सर। यस सर। अब देखिए, अब यहाँ पर सपोज बाकी सारी वैल्यूज आपको पता होती है, सारे रेजिस्टेंस पता होते हैं, सारे EMF पता होते हैं, तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए थी क्योंकि 2 ही अननोन है। ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन के अंदर हमें 3 अननोन मिल रहा हो, वहां पर भी हमें इक्वेशन, एक तीसरी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं एक लूप और कंसिडर कर सकता हूँ। अब कौन सा लूप हो सकता है? ये भी लूप तो पॉसिबल है, बताइए। ये भी तो एक डिफरेंट लूप है। पहली बार में हमने कौन सा लूप लिया था? ये वाला। दूसरी बार में हमने कौन सा लूप लिया? ये वाला। थर्ड टाइम में मैं बोल रहा हूँ, दूसरी बार में हमने ये वाला, देखिए पहली बार में हमने कौन सा लूप लिया था? ये वाला। दूसरी बार में हमने लूप लिया था ये वाला, एंड थर्ड टाइम मैं बोल रहा हूँ ये वाला लूप लेने को, है ना? तो लूप 3 मैं इस बार यहाँ पर लूप 3 के अंदर KVL अप्लाई करने जा रहा हूँ। चलिए, इन लूप 3 देख पा रहे हैं? कौन सा है? ये वाला लूप है। अब इसमें अगेन एक बार KVL लगा लीजिए जल्दी से। तो इस केस में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको E2 मिल रहा है EMF, है ना? तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर E2 लिया है। देन सिग्मा ऑफ E आपको लेना। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक प्रॉब्लम कि जब आप इस लूप में इस सेंस में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इस केस में ये जो सेंस आपने लिया है, इस सेंस में जो भी आपको सेल कनेक्टेड दिखेंगे, जो इस सेंस में ही करंट फ्लो कराने की टेंडेंसी दिखा रहे थे, उनके EMF को आपको पॉजिटिव लेना है। देन वो सारे के सारे सेल जो अपोजिट सेंस में करंट फ्लो कराते हैं, उनके EMF को आपको नेगेटिव लेना है। समझ पा रहे हैं क्या? तो E2 यहाँ पर पॉजिटिव होगा एंड E1 क्या होगा? नेगेटिव होगा। बताइए, ठीक है? समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम इस सेंस में जा रहे हैं ना, हम इस सेंस में ट्रेवर्स कर रहे हैं। एक बार बता दीजिए फिर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, इस सेंस में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। इस सेंस में ट्रेवर्स करने का मतलब है कि ये वाली डायरेक्शन है यहाँ पर मेरे सेंस ऑफ, मैंने ये सेंस लिया हुआ है KVL लगाने के लिए। तो जो भी सेल ऐसे कनेक्टेड है इस सर्किट के अंदर, जो इसी डायरेक्शन में, इसी सेंस में करंट फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पर जो सेल E2 है उसको देखो, वो E2 आपको दिख रहा है ना, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कराता है ना? तो Yes, सेल sir. E2 का जो EMF है वो मैंने पॉजिटिव ले लिया है। एंड जब आप सेल E1 को देख रहे हैं तो E1 इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना की टेंडेंसी दिखा रहा है, एंड हम किधर जा रहे हैं? हम तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसमें मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो E1 के EMF को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर Yes, sir. जब आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो E2 - E1 हो जाएगा। क्लियर? देन अब हम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो उसके साथ भी इस बार यहाँ पर थोड़े चेंजेस आ जाएंगे। देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप जब लिखेंगे तो सेल R2 EMF यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर
रेजिस्टेंस R2 में जो करंट जा रहा है वो I2 है, तो I2 into R2 इज द ड्रॉप, नेगेटिव। R1 को देखिए, R1 को, अब जब R1 को आप देख रहे हैं तो R1 के साथ उल्टा हो रहा है कि हम अभी तक तो देखें यहाँ पर कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे एंड करंट भी इस डायरेक्शन में थी, तो हमने इसको नेगेटिव लिया था। अभी यहाँ पर उल्टा होने जा रहा है कि यहाँ पर हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट आ रहा है अपोजिट, तो इस केस में इसका मतलब हुआ कि इसके दोनों एंड्स के जो पोटेंशियल का सेंस था वो चेंज हो चुका है ना। हम इस टाइम पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन एडिशनली लेना पड़ेगा। तो आप जब I1 R1 ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे, उसमें एक आपने नेगेटिव और एडिशनली ले लिया, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। तो इस बार I1 R1 आपको पॉजिटिव मिला। सेम सेंस यहाँ पर आपको स्मॉल R1 के लिए भी मिलेगा। आपको दिख रहा है करंट की डायरेक्शन कौन सी है, अगर देखें तो राइट टू लेफ्ट है, एंड हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन आप इसको क्या करेंगे, R1 into R1 लेंगे नेगेटिव में, बट एक बार और नेगेटिव आपने इसका लिया है तो ये पॉजिटिव हो गया। देन इसके बाद इस लूप में हम यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ट्रेवर्स करा चुके हैं। देन आप जब इस पॉइंट पे आएंगे तो I2 करंट आपको अगेन स्मॉल R2 रेजिस्टेंस में जाती हुई दिखेगी, एंड करंट की डायरेक्शन में ही हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसको कैसे लेना है, तो I2 into R2 वो भी नेगेटिव। जब करंट के डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं एंड रेजिस्टेंस हमें जो दिख रहा है उसमें करंट उसी डायरेक्शन में दिख रही है, तो आप उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेना है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। देन ये पूरा पूरा सम 0 होगा। अब इस इक्वेशन को अगेन एक बार हम रीअरेंज कर दें, तो E2 माइनस E1 इक्वल होगा I2 into R2 माइनस I1 into R1 माइनस I1 into स्मॉल R1 प्लस I2 into R2। यहाँ से आपको ये थर्ड इक्वेशन मिल रही है। इन तीनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से आंसर्स निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं, क्लियर? तो भाई अभी हमने ये जो तीन इक्वेशंस यहाँ पे निकाली हैं, इन तीनों को सिंप्लीफाई करके हम I1 I2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, अगर हमें E1 E2 ये सारी वैल्यूज पता है तो। बट पॉइंट ये है कि अभी ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इनको लिखना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एंड एज वेल एज यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी है, पॉइंट यहाँ पे ये भी आ सकता है कि ये बेसिकली ये जो हमने लिखा है ये आया कैसे, ये कहाँ से आया, है ना। तो अभी इसको समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या केवीएल, कहाँ से ये डिराइव हुआ है, इस रिलेशन को समझते हैं। तो मैंने वही सेम डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ मैंने हर एक पॉइंट की लेबलिंग कर दी है, ठीक है। अब मैं एक लूप यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए कौन सा लूप है, आप ध्यान से देखिए। आपको जो लूप 1 बोला था मैंने, उसी लूप को मैं लिख रहा हूँ। लूप को यहाँ पर आपको दिख रहा है BCDEFGB, ये वाला लूप। तो इस लूप के अंदर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपको दिखेगा, VD VE प्लस VE माइनस VF प्लस VF माइनस VG प्लस VG माइनस VB। इन सब का सम कितना होगा बताइए, कोई बताएगा ये इन सब का सम कितना होगा? तो अभी समझिए आप यहाँ पर ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, आप डायग्राम वगैरह छोड़िए, अभी डायग्राम को नहीं देखना है, आप तो ये समझिए कि ये जो आपको टर्म दिख रहा है, इस पूरे टर्म का सम आपको लिखना है। तो आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे VB से कैंसिल हो जाएगा, माइनस VC प्लस VC से, माइनस VD प्लस VD से, माइनस VE प्लस VE, सारे टर्म आपको कैंसिल होते हुए दिख रहा है। तो इट सिंपली मीन्स कि इन सब का सम आपको 0 मिलना चाहिए था, है ना। तो अब मैंने ये जो ब्रैकेट लिखे हुए हैं, इन ब्रैकेट के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखिएगा ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। VB माइनस VC क्या होगा, तो आपको दिख रहा है VB एंड VC, इन दोनों पॉइंट्स को देखिए केवल, और कुछ भी मत देखिए। आपको इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 0 है। VC माइनस VD कितना है, VC माइनस VD, तो आपको दिख रहा है करंट जो जा रहा है इसमें R में, रेजिस्टेंस R में, वो I1 प्लस I2 है। VC हाई पोटेंशियल है, VD लो पोटेंशियल, तभी तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो पूछा जा रहा है इस कैपिटल R के अक्रॉस।
तो ये कितना होगा, ये होगा I1 प्लस I2 इंटू आर। ओके, VD माइनस VE कितना होगा, अगेन आपको क्या करना है, अगेन आपको ये दोनों पॉइंट्स ही देखने हैं, केवल एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो ये वाला टर्म अगेन जीरो हो गया। ठीक है, VE माइनस VF कितना होगा, VE माइनस VF, तो VE माइनस VF देखिए डायग्राम के अंदर, सर्किट के अंदर, तो VE माइनस VF आप देखेंगे तो आपको ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। रेजिस्टेंस कौन सा बीच में, R1। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, कितना होगा, तो I1 इंटू R1, I1 करंट जा रहा है, R1 रेजिस्टेंस में, तो I1 इंटू R1। देन अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, VF माइनस VG, VF माइनस VG को अलग से दिखा देता हूं मैं, ये देखिए ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है G, आपको लिखना है VF माइनस VG। अच्छा बताइए, यहाँ पर अगर ये E1 इसका EMF था, तो दोनों ही पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 के इक्वल है। हाई कौन सा होगा, तो VG वाला हाई होगा, VF वाला लो होगा। हाई में से लो को कम करेंगे, हाई में से लो को कम करेंगे तो क्या ये माइनस का E1 आएगा, बताइए, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना आप, VG माइनस VF E1 था, तो VF माइनस VG माइनस का E1 है, तो दिस इज माइनस E1 प्लस VG माइनस VB। VG माइनस VB को अगेन देखिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, करंट जा रहा है I1, R1 रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू R1। ये मैंने वैल्यूज सारे के सारे टर्म की रख दी हैं। इन सारे के सारे टर्म की अगर आप ये वैल्यूज रखेंगे, देखिए इन इसकी जगह पर ये रख दिया है, तो आपको ये इक्वेशन दिख रही है, ये I1 प्लस I2 इंटू R है, I1 स्मॉल r1 प्लस I1 कैपिटल R1 इज इक्वल टू E1। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वेशन हमने कहीं लिखी है, तो ये आपको दिख रहा है I1 R1 प्लस I1 कैपिटल R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R। ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन कहीं पे लिखी हुई आपको दिख रही होगी, देखिए ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ही है। I1 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई दिखेगी, देखिए मैंने I1 को कॉमन कर लिया, तो ये क्या बनेगा, R1 प्लस कैपिटल R1 प्लस R प्लस I2 इंटू R, देखिए यही लिखा है ना। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो आपने केवीएल के थ्रू रिलेशन निकाला था वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्लोज लूप में सारे के सारे एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस, उन सबका नेट सम करेंगे तो आपको जीरो ही मिलना है। वही वही रिलेशन वहां पर केवीएल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। क्लियर है, बताइए, समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी लूप लेंगे, हर एक लूप के अंदर हर एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, उनका सम कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको जीरो मिल जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली द केवीएल। तो आपको कभी भी केवीएल लगाना तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से एंड से लिख सकते हैं, हर एक पॉइंट की लेबलिंग कर सकते हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख सकते हैं, सम कर सकते हैं। ओके, बट देखिए अभी पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि स्टिल अभी ये जो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस नहीं है जिसको हमको कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करना होता है। कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवीएल को किसी डिफरेंट मैनर में ही लगाने वाले हैं, कैसे लगाने वाले हैं तो इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 4 केसेस दिखाए हुए हैं, देखिए केस 1, वन मिनट, ये देखिए एक रेजिस्टेंस था R एंड इसमें करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ये R रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इस तरफ जा रही है I। दूसरा केस है, ये रेजिस्टेंस है R एंड इसमें करंट फ्लो हो रही है अब इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली R रेजिस्टेंस I करंट। थर्ड केस है, ये है एक बैटरी, पोलैरिटी इस तरह से, ठीक है, एंड ये है फोर्थ केस, ये है बैटरी, पोलैरिटी अपोजिट। ये 4 केसेस है। अब इस केसेस को ध्यान से देखिए, लेट अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको V पता हो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये हाई पोटेंशियल वाला एंड था, ये लो पोटेंशियल वाला एंड है, तो आप क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वो I इंटू R होता, एंड ये किसके इक्वल होता है, लेट इस पॉइंट का पोटेंशियल V डैश, तो आप क्या बोलेंगे
कि V माइनस V डैश इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है IR। तो V डैश की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, V माइनस IR। V डैश की वैल्यू कितनी आई है, V माइनस IR। तो अल्टीमेटली जो भी पोटेंशियल था फर्स्ट एंड का उसमें से IR कम कर देंगे तो आपको नेक्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस में ट्रेवर्स करेंगे तो आपको पोटेंशियल कम होता हुआ दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। कितना ड्रॉप हो गया, तो IR के इक्वल ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट एंड का जो पोटेंशियल होगा वो V माइनस IR हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाइए। लेट इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा V है, इस बार करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको लिखना है, तो इस बार आपको क्या दिख रहा है कि सेकंड एंड हाई पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था दोनों एंड्स के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस था V, मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, पोटेंशियल V डैश है, तो V डैश माइनस V ये पोटेंशियल डिफरेंस होता हाई माइनस लो, ठीक है। एंड ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है, दिस विल बी I इंटू R। तो V डैश की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, V प्लस IR। मतलब फर्स्ट एंड का जो पोटेंशियल होगा उसमें IR ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल मिल रहा है। तो ये रिलेशन यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि बेसिकली अगर हम किसी रेजिस्टेंस में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड का पोटेंशियल अगर V है तो नेक्स्ट एंड का पोटेंशियल कितना होगा, प्लस IR, ठीक है। V प्लस IR हो गया, नेक्स्ट एंड का पोटेंशियल V प्लस IR। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाइए। ये एक बैटरी है E वोल्ट की, इसके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल अभी E है, ओके। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो मान लेते हैं V डैश है। तो V डैश अगर आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि भाई V वाला हाई पोटेंशियल पे है, V डैश लो पोटेंशियल पे है, तो V माइनस V डैश, V माइनस V डैश जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू EMF आप बोलेंगे E के इक्वल है। तो V डैश की वैल्यू कितनी है, V डैश की वैल्यू आपको V माइनस E मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो फर्स्ट एंड का पोटेंशियल अगर V है तो नेक्स्ट एंड का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का E करना पड़ेगा। तो V माइनस E हो गया नेक्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल। अगेन इसमें देखेंगे तो लेट इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V डैश है, बैटरी का EMF E है। हाई पोटेंशियल एंड कौन सा होगा, पॉजिटिव से जो कनेक्टेड, तो V डैश हाई था, V लो है, इन दोनों का डिफरेंस E के इक्वल होगा। तो V डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, V प्लस E आ रही है। इसका मतलब हुआ कि भाई फर्स्ट एंड का पोटेंशियल अगर V है तो नेक्स्ट एंड का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड के पोटेंशियल में प्लस E करना पड़ेगा जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इनसाइड द बैटरी। क्लियर। तो ये जो मैंने 4 केसेस आपको बताए इनको आपको एकदम प्रैक्टिस करना है, इनको टिप पे रखना है एंड इनको ही हम यूज करने वाले क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं एक दो। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एग्जांपल है, आपको एक सर्किट गिवन है, ठीक है। इस सर्किट के अंदर कुछ बैटरीज हैं, कुछ रेजिस्टेंसेस, सारी वैल्यूज मेंशन है। आपको 2 पॉइंट गिवन है यहाँ पर A एंड B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है, एज वेल एज फर्स्ट पार्ट में हमको करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस बताना है। 4 ओम रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें फ्लो होने वाला करंट आपको बताना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि अभी ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको एग्जैक्टली किसी ब्रांच में करंट तो पता नहीं है, तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। लेट करंट I1 I2 इस तरह से हमने ले लिए। मैंने मान लिया कि लेट इस वाले सेल से फ्लो होने वाली करंट है I1, इधर I1 जा रही है, इधर I1 जा रही है। अब जब इस पॉइंट पे I1 करंट पहुंचेगी तो ऐसा हो सकता है इस I1 करंट में से कुछ इधर चली जाए, कुछ इधर चली जाए। बताइए ठीक है ना, बताइए ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि I1 करंट में से कुछ करंट इधर चली जाए और कुछ इधर चली जाए। तो आप बोलेंगे कि देखिए अगर ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन समझिए। अगर I1 करंट आई थी उसमें से आपने कुछ करंट मान लिया कि राइट साइड चली गई इन द 4 ओम रेजिस्टेंस, तो अब इस तरफ जाने वाली जो करंट है ये तो I1 से कम हो गई होगी ना, अकॉर्डिंग टू KCL, है ना। एंड अगर कुछ कम करंट इधर जाएगी तो अब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लौटी थी उतनी ही करंट यहाँ पर जानी चाहिए, निगेटिव टर्मिनल से एंटर करनी चाहिए। ये वाला जो पॉइंट था ये आपको वायलेट होता हुआ दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर। तो जितनी करंट आई थी उतनी ही करंट इसके निगेटिव टर्मिनल से भी जानी चाहिए, जितने पॉजिटिव टर्मिनल से निकली उतनी निगेटिव टर्मिनल में भी एंटर करनी चाहिए, ये जरूरी है।
तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे आकर के जो I1 करंट है पूरी की पूरी I1 करंट इधर ही गई होगी, तभी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट था ये वैलिड रहने वाला है। क्लियर? सिमिलरली सेकंड लूप आपको यहाँ पर जो दिख रहा है उस लूप के अंदर भी ऐसा मैं मान सकता हूँ कि लेट यहाँ से जो करंट निकली है वो I2 है, तो इधर I2 गई, इधर I2 गई, इधर I2 गई, यहाँ पर I2 आई, एंड इस पॉइंट पे आकर के अगेन वही सेम पॉइंट आ रहा है कि अगर आप मान लेंगे इसमें I2 में से कुछ करंट इधर चला गया तो इधर जाने वाला करंट जो होगा वो I2 से कुछ कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से I2 निकला तो निगेटिव टर्मिनल में I2 ही एंटर करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो यहाँ पर I2 करंट ही सर्कुलेट हो रही है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 0 हो गया, क्योंकि 4 ओम रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो पा रही है ना? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0। अब पॉइंट आता है सेकंड पार्ट का हमको आंसर बताना है, बट सेकंड पार्ट का आंसर बताने के लिए हमको I1 I2 इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो हम पहले तो यहाँ पर फर्स्ट लूप जो देख रहे हैं ये वाला, इस लूप के अंदर देखें अगर यहाँ पर, तो ये बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट लूप है, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट है वो इसी के अंदर ट्रैप। तो आप सिर्फ इस वाले लूप को देखिए एक बार, आप इसके अंदर I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस लूप को देखिए, आप इसके अंदर I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I1 I2 की वैल्यूज मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट लूप के अंदर आप I1 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो आपको दिख रहा है टोटल EMF सेल का 10 वोल्ट था, टोटल रेजिस्टेंस आपको इस लूप 1 का कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, और कोई ना ही EMF है और कोई ना ही रेजिस्टेंस है इस लूप के अंदर। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है ये टोटल EMF अपॉन टोटल करंट, तो ये 2 ओम आ गया, 2 एम्पियर आ गई है। सेकंड लूप के अंदर सेम प्रोसेस रिपीट करिए, क्या दिख रहा है आपको सेकंड लूप के अंदर? तो सेकंड लूप के अंदर भी सेम चीज है, एक बैटरी है जिसका EMF है 20 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस 10 है, तो टोटल रेजिस्टेंस 10, ये आपको मिल रहा है I2 की वैल्यू, बताइए ठीक है ना? तो I1 एंड I2 इन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आपको I1 I2 मिल गए तो अब आप यहाँ पर KVL को अप्लाई करते हुए पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। अब KVL आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर क्लोज लूप भी नहीं लिया है इस बार, तो आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा समझिए। हम बेसिकली क्लोज लूप के लिए KVL को डिफाइन कर रहे हैं, बट वो जो रिलेशन था पोटेंशियल डिफरेंस लिखने वाला वो तो किसी भी पार्ट ऑफ द सर्किट के लिए वैलिड है। तो आप जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोज लूप ही ले, आप यहाँ से लेट मुझे A पॉइंट से B पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था, तो मैंने ये एक लूप कंसिडर कर रखा है, मतलब सॉरी ये एक सर्किट मैंने कंसिडर कर रखा है। इस वाले पाथ में मैं KVL को अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी पाथ ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो A एंड B को लेते हुए आप कंसिडर करें। देखिए एक ये पाथ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एक ये पाथ हो सकता है, तो आप फ्री हैं कोई भी पाथ ऐसा चूज करने के लिए A एंड B जिसमें आ रहा हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पर ये वाला पाथ कंसिडर कर रखा है, देखिए लेट मैंने ये पाथ कंसिडर कर रखा है, मैं इस पाथ के थ्रू KVL अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो अब इस पाथ में मैं अलग अलग पॉइंट से, देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने पॉइंट A से स्टार्ट किया। लेट पॉइंट A का पोटेंशियल कितना है? VA है, ध्यान से देखिए पॉइंट A का पोटेंशियल VA है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? बताइए बताइए जल्दी से, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो आपको ये जो 4 केसेस मैंने अभी बताए थे, इन चारों केसेस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? आप इधर से इधर आ रहे हैं, केवीएल लगाने जा रहे हैं, तो आप इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बताइए कौन सा केस लग रहा है? ये वाला। इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल जो होगा नेक्स्ट पॉइंट का वो प्लस IR हो जाने वाला है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो प्लस I1 इंटू R हो जाने वाला है ना? ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने लिख दिया है। ये जो लिखा है वो क्या है? बेसिकली पोटेंशियल है इस पॉइंट का, देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है ये। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं हुआ, इतना ही पोटेंशियल होगा। तो ये जो क्वांटिटी लिखी है, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको, ये हो गया। देखिए ओके, अब क्या हो रहा है? इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है तो बताओ बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो अगेन आप बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, बट यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस तो है, बट इसमें कोई करंट नहीं है। करंट नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होगा, तो जो इस एंड का पोटेंशियल था वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है।
ये जो लिखा है ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको क्लियर हो गया है तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ध्यान से देखिए, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के अंदर। बैटरी का ईएमएफ 20 वोल्ट है। देखिए कौन सा केस मैच कर रहा है। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो आपको पता है नेक्स्ट पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो प्लस ई उसमें ऐड होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो नेक्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो दिस प्लस 20। ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है, ये क्वांटिटी वो बेसिकली क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल है, वो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ओके, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने लिख दिया है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है तो बताइए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, देखिए कहां पर, ये देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको लिखना है। इस पॉइंट का पता चल गया है, इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल लिखना है। तो अगेन हम करंट की डायरेक्शन में इस बार जा रहे हैं आगे। करंट की डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो पोटेंशियल आपको पता है कम हो जाएगा ना। ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस। करंट की डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल माइनस आई आर से ऑब्टेन करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, पोटेंशियल में देखिए कैसा चेंज आ रहा है, तो आई टू इंटू आर, ये आपने क्वांटिटी लिखी है। ये जो क्वांटिटी है वो बेसिकली क्या है, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने लिख दिया है। इस पॉइंट के पोटेंशियल को तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, सो दिस इज इक्वल टू वी बी। क्लियर, वैल्यूज रख दीजिए i1 i2 की। तो va प्लस 6 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू वीबी। va माइनस वीबी कितना होगा, va माइनस वीबी, तो 26 माइनस 10 16, वो भी माइनस का, तो माइनस 16 वोल्ट। बताइए ठीक है, ये आपको आंसर आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। फिर से मैंने आपके सामने एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। सर्किट में आपसे बोला जा रहा है कि दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 16 वोल्ट है। आपको 2 ओम का रजिस्टर एक दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो हो रही होगी ये हमको बताना है। ओके, अब समझिए पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेसिकली ये नॉर्मल केसेस में अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये वाला पार्ट ओपन है। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर आपसे बोला गया अगर ए एंड बी के बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर आप ऐसे भी मान सकते हैं इसको कन्वेंशनली कि यहाँ पर एक 16 वोल्ट की बैटरी आपने ए एंड बी के बीच में कनेक्ट कर रखी है। तो आपको क्या दिखेगा, ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 16 वोल्ट। ओके, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट यहाँ पर एक बैटरी को ऐसे कनेक्टेड मान सकते हैं। एंड जब आप ऐसा कनेक्टेड मानेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि इधर से कुछ करंट आ रहा होगा एंड फाइनली वो करंट यहाँ से लौट रहा होगा। क्लियर है क्या। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझना था। अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने मान लिया कि यहाँ से आने वाला करंट है i1, यहाँ से आने वाला करंट कितना है i1, ठीक है बेटा। एंड फाइनली इधर जो जाने वाला करंट होगा वो भी i1 ही होगा अनडाउटली। बट अभी यहाँ पर एक और बैटरी है, इस बैटरी का क्या, एंड एक यहाँ पर पैरेलल पाथ भी है, इसका क्या। तो अभी यहाँ पर इस वाले पार्ट में कुछ करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है या करंट डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए मैंने मान लिया कि लेट इधर से i1 करंट आ रहा था बेटा एंड इधर से करंट आ रहा है i2, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पे केसीएल लगाइए। देखिए पॉइंट, इधर से आने वाला करंट कितना है i1 है, इधर से आने वाला करंट कितना है i2 है। तो दोनों ही ऐड होकर के इस तरफ जाएंगे, कितना i1 प्लस i2। तो अल्टीमेटली इस 2 ओम में जाने वाला करंट कितना हो गया i1 प्लस i2। वो i1 प्लस i2 यहाँ पर पहुंचेगा करंट फ्लो होते हुए। उसमें से i2 करंट निकला था इस 9 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो i2 करंट वापस लौट जाएगा इस तरफ एंड रिमेनिंग करंट जो था i1 वो लेफ्ट साइड से राइट साइड चला गया। तो इस तरह का एक मैंने यहाँ पर करंट को एज्यूम कर लिया अलग अलग ब्रांचेस। पॉइंट सेम है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता करंट किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, नहीं पता। हमने तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर डायरेक्शंस एज्यूम कर रखी हैं करंट की। ओके, अब ऑटोमेटिकली अगर हमने सॉल्व किया, सारी कैलकुलेशन की, इसके बाद हमें i1 और i2 की वैल्यूज पॉजिटिव मिली, इट सिंपली मींस कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। बट अगर हमें डायरेक्शन अपोजिट मिली
सॉरी, सपोज हमें I1 I2 की वैल्यूज निगेटिव मिली सॉल्व करने पर, या इनमें से किसी एक की नेगेटिव मिली, इट सिंपली मींस कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही। तो आपको इस बात के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होना है कि यहाँ पर एक्चुअल करंट की डायरेक्शन कौन सी है, वो तो सॉल्व करने पे पता चल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पर दो अननोन आपको दिख रहा है, I1 I2 दो अननोन दिख रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए होंगी। तो दो इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। मैं अभी केवीएल लगाने जा रहा हूँ। देखिए मैं इस पूरे के पूरे ब्रांच के अक्रॉस केवीएल अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है, इसलिए मैंने ए से लेकर के बी तक के लिए पोटेंशियल केवीएल लगाने का यहाँ पे डिसाइड किया है। तो लेट पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए का पोटेंशियल मैंने वीए मान लिया है। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वीए है, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको। तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन जाएंगे, फर्स्ट केस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, माइनस का I1 इंटू 4 हो जाएगा। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। जब आप इस पॉइंट का पोटेंशियल देख रहे हैं, ये जो लिखा है आपने, ये क्या लिख दिया बेसिकली, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो नेक्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल आप लिखेंगे तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो -9। ठीक है, देन इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है, ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल इतना, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो आप इस बार ध्यान से देखिए, करंट इस तरफ आ रहा है I2 इधर, एंड हम किधर जा रहे हैं, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो पोटेंशियल ऐड हो जाता है, तो प्लस I2 इंटू आर, आर की वैल्यू 1। इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो अब आप बैटरी के थ्रू जा रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो प्लस होना है, कितना, +3। देन इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो माइनस का I1 इंटू 4, 1 मिनट, माइनस I1 इंटू 4, ये हो गया है पॉइंट बी का पोटेंशियल। दिस इज VB। क्लियर, रीअरेंज करते हैं, सारी चीजें रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर VA माइनस VB मैंने ऐसे लिख दिया बेटा पहले। तो ये देखिए VA माइनस VB, ये क्या लिखा हुआ, माइनस का 4I1। बाकी सारे टर्म को देख लेते हैं, ये I2, माइनस का 4I1 इधर भी था, माइनस का 4I1 इधर भी था, तो माइनस का 8I1 है ये देखिए, एंड I2 यहाँ पर है -3 + 3, सो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखिए सारे टर्म मैनेज हो गए। इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, VA माइनस VB हमें 16 वोल्ट गिवन है, सो दिस इज 16 माइनस 8I1 प्लस I2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कितना बन रहा है, दिस इज +10, तो -8I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस का 10। एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई है, बट अभी एक इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि दो अननोन है एंड एटलीस्ट दो इक्वेशन आपको चाहिए होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे, तो हमें एक और इक्वेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। अब उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कोई भी दूसरा एक और पाथ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप केवीएल लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है क्या। आप दूसरा कोई भी एक पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप केवीएल लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर है, मैं यहाँ पर एक पाथ ऐसे ले सकता हूँ, देखिए ये वाला पाथ ले सकता हूँ, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये एक लूप कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी एक। तो लेट मैंने ये लूप ही कंसीडर कर लिया है। इस लूप के अंदर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, देन केवीएल लिख रहा हूँ, लगा रहा हूँ, वो भी इस सेंस में। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, सेम रहेगा, V ही रहेगा। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, कितना ड्रॉप हुआ होगा, तो I1 प्लस I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस इनटू 2। ये जो आपने क्वांटिटी लिखी, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ये पूरा का पूरा जो आप टर्म देख रहे हैं, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। सेम रहने वाला है, कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे तो इस बार हम करंट की डायरेक्शन में ही आगे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल तो ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा बेटा, तो माइनस का I2 इंटू 1, ये बन रहा है रिलेशन। बताइए ठीक है ना। देन इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने लिख दिया। अब अगेन क्लोज साइकिल में लगाना, तो मुझे वापस इस पॉइंट पे लौटना है। तो आप
अगेन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो +9 एंड ये जो आपने लिखा है दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट बेसिकली, इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, तो ये तो v ही था, तो दिस इज इक्वल टू v ऑल्सो। आप दोनों तरफ देख पा रहे हैं v है, v से v कैंसिल हो जाने वाला है, इसको रीअरेंज करते हैं इस पूरी इक्वेशन को। सो माइनस का 2i1 माइनस का 2i2 माइनस का i2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू -9। एक काम करते हैं, i2 की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो i2 यहाँ से कितना होगा बेटा, दिस विल बी 8i1 माइनस 10। सो 2i1 माइनस 3 8i1 माइनस 10 इज इक्वल टू -9। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, i1 तो 2i1 माइनस 24i1 प्लस 30 इज इक्वल टू -9। कितना बन रहा है 26। सो माइनस का 26i1 इज इक्वल टू माइनस 39। i1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 से डिविजिबल है, कितना आ रहा है ये, सो दिस विल बी 3/2। i1 कितना आ रहा है बेटा, i1 आ गया है 39/26, सो 3/2 पॉजिटिव आया है, 3/2 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ i1। अब i1 अगर 3/2 है तो बताइए i2 कितना होगा, तो किसी एक इक्वेशन में वापस रख देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन के अंदर तो 8, i1 की वैल्यू 3/2 माइनस 10, सो दिस विल बी 4 into 3 12 minus 10, so 2 एम्पियर। i2 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई है, i1 की वैल्यू 1.5 एम्पियर आ गई है। बताइए दोनों ही पॉजिटिव आई है क्या, दोनों ही पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है करंट की हर एक पॉइंट पे वो करेक्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, यही डायरेक्शन है एक्चुअल में करंट की। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमको ये क्लियर हो रही है। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, मुझे क्या बताना था, मुझे बताना था इस 2 ओम में करंट, तो 2 ओम में फ्लो होने वाला करंट कितना था, i1 प्लस i2। तो आपका आंसर क्या होगा, आप अगर लिखेंगे करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस तो कितना होगा, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, दिस विल बी 2 प्लस 1.5 एम्पियर, सो 3.5 एम्पियर इज द आंसर। ठीक है क्या, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। आपको एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट के अंदर आपको सारी वैल्यूज गिवन है, देखिए जहां पे जो भी कनेक्शन कर रखे हैं, आपको वायर ए बी दिख रहा है, 0 रेजिस्टेंसेस का, इस वायर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे समझिए, पहले तो क्या कर सकते हैं, तो मैं एक बार वापस से इसको डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये है डायग्राम, ठीक है, देखिए ये डायग्राम है। अगर बेटा अगर हमने पॉइंट ए एंड बी के बीच में कोई ऐसा वायर कनेक्ट कर दिया है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका क्या मतलब होता था, ये तो हम शॉर्ट सर्किटिंग के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता था कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, एंड अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट है जिनके पोटेंशियल सेम है तो आप उनको सेम सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि लेट दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, एंड मैं एक बार डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो ए एंड बी को मैं सिंगल एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, दोनों सेम है ऐसा मान सकता हूँ। देन मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए डायग्राम को रीड्रॉ कर रहे हैं। पी एंड ए के बीच में ये एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, पी एंड बी के बीच में ये देखिए एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था 3 ओम के। अब ए एंड बी तो सेम पॉइंट ही है, तो मैंने दोनों को एक ही पॉइंट पे रख दिया है, देखिए है ना। ए एंड क्यू के बीच में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस एक, ये देखिए 2 ओम, एंड बी एंड क्यू के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये देखिए 4 ओम, ठीक है ना। एंड देन हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये कितनी 25 वोल्ट की बैटरी है,
अब अगर आपको सर्किट ऐसे दिखने लगा तो अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, ये देखिए ये एंड ये मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया। दिस इज पॉइंट ए या बी, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। इक्विवेलेंट कितना है, 3 into 1 upon 3 plus 1, दैट इज 3/4 ओम। इस तरफ देखें तो इस तरफ का इक्विवेलेंट कितना है, तो 2 into 4 upon 2 plus 4, तो 8/6, दैट इज 4/3 ओम। अच्छा, यहाँ पे 25 वोल्ट अगर आपने लगाया हुआ है तो बताइए बी पी ए पॉइंट एंड ए क्यू पॉइंट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आप इसको डायरेक्टली भी तो लिखना जानते हैं। मैंने आपको ये रिलेशन बताया था कि सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल किस तरह से डिवाइड होता है, तो रेजिस्टेंस के रेशियो में। तो V1 लिखेंगे तो V1 कैसे होगा, तो 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 25। इसको सॉल्व करिए, दिस विल बी 3/4 अपॉन 9 प्लस 16 बाय 9 प्लस 16 बाय 12 into 25, so this will be 3 times 9 by 25, so 9 volt will be the answer। आपको V1 की वैल्यू कितनी मिल गई है, 9 वोल्ट मिल गई अल्टीमेटली। अब टोटल 25 वोल्ट था, उसमें 9 वोल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर 9 वोल्ट है इसके क्रॉस, इसके क्रॉस और डेफिनेटली अब 16 वोल्ट होगा क्योंकि टोटल तो 25 ही था, है ना। तो अब यहाँ पर आ जाइए वापस से, यहाँ पर इसके क्रॉस 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है एंड इसके क्रॉस 16 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही है ना। अब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 9 वोल्ट। तो बताइए कितना करंट फ्लो होगा इसमें। बहुत आसान है ये बताना। करंट लिखेंगे तो करंट कितना हो जाएगा बताइए, इसमें करंट लिखेंगे तो दिस विल बी 9/1 हो जाएगा ना। आई इक्वल होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 9 एम्पियर करंट जा रहा है इस तरफ। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस भी है 9 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है इसका भी 3 ओम, तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, 9/3, तो 3 एम्पियर करंट जा रहा होगा। ठीक है, इस तरफ देखें यहाँ पे 16 वोल्ट वाले को, 16 वोल्ट के क्रॉस सॉरी 2 ओम के क्रॉस 16 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा, तो इसमें जा रहा होगा 16/2 8 एम्पियर। एंड इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, इसके अक्रॉस भी आपको दिख रहा है कि 4 ओम का रेजिस्टेंस था, 16 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, तो 16/4 तो 4 एम्पियर। अब इन करंट्स को ओरिजिनल डायग्राम में दिखा दीजिए। यहाँ पे जाने वाला करंट कितना है बेटा, तो दिस इज 9 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर। इधर जाने वाला करंट कितना है, इधर जाने वाला करंट दिस इज 4 एम्पियर एंड दिस इज 8 एम्पियर। अब बताइए केसीएल लगा सकते हैं इस पॉइंट पर। पॉइंट ए पर केसीएल लगाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि इधर से करंट आ रहा है 9 एम्पियर, इस तरफ जा रहा है 8 एम्पियर। तो इसका मतलब हुआ 9 इधर से आया तो 8 इधर गया, तो 1 एम्पियर करंट किधर चला गया, इस तरफ चला गया। तो आंसर क्या हो गया, ए से बी वाले पार्ट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है पॉइंट ए से बी की तरफ। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। आपको एक सर्किट गिवन है ना, देख पा रहे हैं। इस सर्किट के अंदर आपको कई सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल गिवन है, जैसे कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 36 वोल्ट। इस पॉइंट की अर्थिंग कर दी। अब जिस पॉइंट की अर्थिंग कर देते हैं उसका पोटेंशियल 0 होता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, ये भी आपको मेंशन है। देन यहाँ पर एक वायर ए बी है जिसमें एक स्विच कनेक्टेड है, बट वो स्विच अभी ओपन है। तो अभी आपसे बोला जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है व्हेन स्विच एस इज ओपन। तो जब एस को ओपन रखा हुआ है तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि अगर हम स्विच को क्लोज कर दें, अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें तो इन दैट केस कितना करंट फ्लो होगा इस वाले स्विच के अक्रॉस, मतलब ए से बी वाले पार्ट से कितना करंट फ्लो होने वाला है। इसको करने के लिए पहले मैं एक बार डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये देखिए मैंने डायग्राम को रीड्रॉ किया हुआ है। अब देखते हैं पहले पोटेंशियल कहाँ कहाँ का हमको पता है। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट का भी 0 है, इस पॉइंट का भी 0, ऑब्वियस है।
अब क्या बोलेंगे आप कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले पार्ट को देखें। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ये क्लियर होना ना, ये 36 वोल्ट है यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ भी 36 वोल्ट है, यहाँ भी 36 वोल्ट है, एंड यहाँ भी 36 वोल्ट ही है। अब यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को देखिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 36 वोल्ट। एंड कितने रेजिस्टेंस है? 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में। तो सीरीज में पोटेंशियल कैसे कैसे डिवाइड होता है? रेजिस्टेंस के रेशियो में। आप इस वाले पार्ट के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 36, ये आएगा। इसको सॉल्व करिए, 6 बाय 9 इंटू 36, 9 से 4 आएगा, 4 इंटू 6 कितना आ गया? तो आपको ये 24 मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा? 24। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में, इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 24 वोल्ट हो जाएगा। एंड अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? टोटल 36 था, तो यहाँ पर होगा 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। सेम लॉजिक इधर भी लगाइए, इधर भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इन दोनों के अक्रॉस? 36 वोल्ट। अगेन पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। तो 3 ओम के क्रॉस इस बार देखिए उल्टा है, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। इसका मतलब यहाँ पर इस बार इस तरफ होने वाला है 12 वोल्ट का ड्रॉप, एंड इसके क्रॉस होने वाला है 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ये दिखा दिया आपने। अब क्या होने वाला है? अब आपको पोटेंशियल्स लिखने हैं। अब इस रेजिस्टेंस को देखिए, इसके इस वाले एंड का पोटेंशियल है 0, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो डेफिनेटली पॉइंट ए का पोटेंशियल अब कितना होगा? बताइए, बता सकते हैं ना? पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो गया? तो ये 12 वोल्ट हो गया। 6 ओम को देखिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, लोअर एंड का पोटेंशियल है 0, तो अपर एंड का कितना होगा? बताइए, अपर एंड का कितना? हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है उधर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 24 वोल्ट। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए एंड बी के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में कितना हो जाएगा? तो VA माइनस DB, सो VA माइनस DB हो जाएगा 12 माइनस 24, तो आंसर विल बी माइनस का 12 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया? माइनस का 12 वोल्ट। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा समझते हैं। मैं करंट्स दिखा देता हूँ सारे के सारे यहाँ पर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है। बताइए इसमें जाने वाली करंट कितनी है? तो इसमें जाने वाली करंट अभी कितनी है? तो आप बोलेंगे 4 एम्पियर। बट जब आप यहाँ पर ए एंड बी को कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस चेंज हो जाए अलोंग द अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। तो नया केस जो होगा, उस पहले नए केस के लिए डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको पहले। ये देखिए, ये डायग्राम है इनिशियली। अब मैंने जब इसको क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज करते ही यहाँ पर पॉइंट ए एंड बी दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। एंड अगर दोनों के पोटेंशियल सेम हो चुके हैं, ये तो अब प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था वही बन गया है। दोनों के पोटेंशियल सेम है, तो ए एंड बी को आप दो डिफरेंट पॉइंट नहीं बल्कि एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये डायग्राम ऐसे, इसको आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, ये 6 ओम हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 36 वोल्ट, तो ये 36 वोल्ट है, ये 0 है। ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम। ये क्या किया है? यहाँ पर मैंने सिंपली ए एंड बी जो पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल को सेम माना था, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही पॉइंट, सिंगल एक ही पॉइंट मान लिया। अब बताइए कि क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पर इसको भी अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, ये वाले पार्ट, ऊपर वाले दोनों ही पैरेलल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, नीचे वाले दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, देन आपको ऐसा कनेक्शन मिलता है। 0, 36, 6 एंड 3 का इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम, यहाँ भी इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 36 वोल्ट। आपको क्या दिख रहा है? दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलने वाला है दोनों के अक्रॉस। अच्छा, अगर यहाँ पर 18 वोल्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 18 वोल्ट ही है। ये देखिए, 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर इनके अक्रॉस 18 वोल्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? करंट जो फ्लो हो रहा होगा, इसका 18 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा? तो 18/3 6 एम्पियर। इसमें जाने वाला करंट कितना होगा? तो 18/6 3 एम्पियर। इधर से देखिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इसका 6 ओम, तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा? 3 एम्पियर। इसमें जाने वाला करंट कितना होगा?
तो 18/3 6 एम्पियर। बताइए ठीक है। ओके, अब बताइए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये जो 3 एम्पियर करंट है इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर इसमें जो करंट जा रहा है वो 3 एम्पियर है, इसमें जाने वाला करंट 6 एम्पियर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि इसमें जाने वाला करंट 6 एम्पियर है, इसमें जाने वाला करंट 3 एम्पियर है। अब बताइए करंट आपको बताना है, किसी एक पॉइंट पे केवीएल या केसीएल लगा दीजिए। मैं इस पॉइंट पे केसीएल लगा रहा हूँ। देखिए इस पॉइंट पर आपको दिख रहा है इधर से आने वाला करंट कितना है बेटा, 3 एम्पियर है, बट इधर जाने वाला करंट 6 एम्पियर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डेफिनेटली इधर से कुछ करंट आया है फ्लो होकर के, कितना, 3 एम्पियर। जब 3 एम्पियर करंट इधर से आएगा तभी तो जाकर के 6 एम्पियर फ्लो होगा डाउन साइड। तो आंसर क्या हो गया कि 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, वो भी पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ। ओके, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, 3 एम्पियर करंट will flow from B to A. Okay,